हेलो दोस्तों, टेक्टल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास था, गुप्त काल के बाद में जो भी राजस्थान में रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इन अलग अलग रियासतों में किस किस का शासन था, कौन सी रियासत में कौन से राजाओं का शासन था, कौन सा वंश था और किस राजा के बाद कौन सा राजा है। तो इसके इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में। इसके बाद मैं डेली वीडियो अपडेट किया करूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम बात करेंगे राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो कौन कौन से राजवंश थे और कौन कौन सी रियासतें थी राजस्थान में? जैसे कि मैंने अभी बताया, 19 रियासतें थी गुप्त काल के बाद में। 19 रियासतें थी, है ना। और 19 रियासतों के साथ साथ 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो जो 19 रियासतें थी वो कौन कौन सी है, हम अभी चर्चा करने वाले हैं उन पर। और इसके अलावा जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि राजस्थान में सबसे लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश जो जुड़ा था। इससे पहले इसमें 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने, एक तो नीमराना था, कौशलगढ़ था, लावा था। तो जो अलग अलग जो अभी स्टेट है अलवर, तो ये पहले अलवर जो रियासत थी उसमें आता था नीमराना ठिकाना। कुशलगढ़, लावा, ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, ये टॉप में था। तो हम बात करते हैं जो 19 रियासतें थी कौन कौन सी थी। तो हमारी पहली जो रियासत थी, जो कि सबसे प्राचीन रियासत थी, वो थी हमारी मेवाड़, जो कि उदयपुर है। मेवाड़, ये 566 ईस्वी से हमारी मेवाड़ रियासत थी। इसके बाद एक रियासत थी डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद थी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 4 रियासतें। तो अब ये जो 4 रियासतें हैं, इन 4 रियासतों में कौन से वंश का शासन था? ये था हमारा गोहिल वंश का। जिस गोहिल वंश में हमारे राजस्थान का जो गौरव कहा जाते हैं महाराणा प्रताप जी, वो थे। तो ये गोहिल वंश का शासन इस मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 4 रियासतों में था। बागड़, जो राजस्थान की बागड़ राज्य कहे जाते हैं, ये है बागड़। एक होता है बागड़, तो वो बागड़ अलग होता है। एक होता है वे वन वाला और एक होता है बै बकरी वाला। तो ये है बागड़ राज्य। तो जो है बागड़, ये है दो अपने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये ध्यान रखना है आपको, ये बागड़ क्षेत्र कहे जाते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अलावा हमारी 2 रियासत और है। उसके अलावा जो हमारी रियासत है वो है मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत जो थी मेनली जोधपुर राज्य की थी। जोधपुर राज्य जो है अभी हमारा, वो मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद इस मारवाड़ से 2 रियासतें और बनी, बीकानेर और किशनगढ़ रियासत। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी अपनी रियासत है थी, वो थी मारवाड़ रियासत। तो मारवाड़ रियासत में इन तीनों जो रियासतों में है, इन तीनों रियासतों में हमारे राठौड़ वंशों का शासन था। जो अपने नाम के पीछे राठौड़ लगाते थे, उन राजाओं का शासन, राठौड़ वंश का शासन इन तीनों रियासतों में था। इन 3 रियासतों के बाद में हमारी रियासत थी बूंदी राज्य की, बूंदी रियासत, कोटा और झालावाड़। ये 3 रियासतें भी हमारी इसके बाद थी, जो सबसे नई रियासतों के नाम से जानी जाती है। मतलब राजस्थान में जो अभी नई, जो हाल ही में बनी हुई थी लास्ट में सबसे, वो 3 रियासत थी, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो इन बूंदी, कोटा, झालावाड़ जो रियासतें हैं, इन रियासतों में अपने हाड़ा जो वंश था, हाड़ा वंश जो नाम के पीछे हाड़ा लगाते थे, उनका शासन था। हाड़ा वंश का इन 3 रियासतों में शासन था। जो ये वंश हैं, इनके बारे में हम अलग से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे आगे। अभी हम सिर्फ देख रहे कौन कौन सी रियासत थी, उनमें कौन कौन से वंश का शासन था। नेक्स्ट अपनी रियासत भरतपुर और धौलपुर, जैसलमेर, करौली। तो भरतपुर और धौलपुर जो 2 रियासतें हैं, इन 2 रियासतों में जाट वंशों का शासन था। जो जाट राजा थे, जाट कहलाते थे, वो जाट राजाओं का इन दोनों रियासतों में आपका शासन था, भरतपुर में और धौलपुर में। फिर जैसलमेर और करौली, इसमें यादव वंश थे। यादव वंश जो कि कृष्ण के वंशज थे, वो यादव वंशों का शासन था आपके जैसलमेर में और करौली। ये 2 रियासतें थी, इन दोनों रियासतों में यादवों का था। तो जैसलमेर के जो थे वो अपने भाटी लगाते थे, जबकि ये पाल लगाते थे। करौली के पाल वंश कहलाते थे, जो ये थे भाटी वंश कहलाए जैसलमेर वाले। इसके अलावा अपना जो अलवर है, अलवर रियासत, ये थी। इस अलवर रियासत में नरुका वंश का शासक था, नरुका वंश का शासन था। फिर आमिर जो रियासत थी जयपुर की, जो हमारी जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी उस टाइम की, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी आमिर रियासत। आमिर रियासत में क्या था, कछवाहा वंश का शासन चलता था।
जो मानसिंह ये है, ये सारे कछवा वंश के जो थे आमेर रियासत में थे। इसके बाद अपनी थी सिरोही रियासत, शाहपुरा रियासत और टोंक रियासत। तो इनके बारे में हम बात करें कि सिरोही रियासत में देवड़ा राजपूतों का शासन था। प्राचीन काल में जो मध्यकाल जो था, मध्यकाल में ये सिरोही राज्य की जो रियासत थी, इसमें देवड़ा राजपूतों का शासन था। शाहपुरा राज्य जो था, ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कही जाती थी उस टाइम। राजस्थान की जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा रियासत। इसके बाद था टोंक राज्य। टोंक राज्य की रियासत, तो राजस्थान की सिर्फ ये एक मुस्लिम रियासत थी, इसका खास बात ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन आते कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक रियासत। अभी हम बात करते हैं जो मेवाड़ राज्य का जो था, मेवाड़ राज्य था, अपने 4 रियासतें थी, उनमें मेवाड़ का गोहिल वंश चलता था, गोहिल वंश का शासक था। गोहिल वंश से ही आगे गहलोत बना और सिसोदिया वंश भी इन्हीं की शाखा थी। तो कैसे मेवाड़ क्षेत्र कौन सा था? आपको 4 जो रियासतें बताई थी, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और मेवाड़, ये आपकी डूंगरपुर, ये 4 रियासतों से बनता है और मेवाड़। इसमें क्या था? गोहिल वंश का शासक था। जो अभी ये पहले रियासतें थी, 4 रियासतें, लेकिन अभी जो इस मेवाड़ में जो स्टेट आते हैं वो है आपके भीलवाड़ा हुआ, भीलवाड़ा भी मेवाड़ क्षेत्र में आता है, राजसमंद है वो भी उदयपुर है, और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है अभी फिलहाल के एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण हो गया 19 रियासतों का, उसके बाद में जो अभी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इन डिस्ट्रिक्टों में ये 4 डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में का जो मेवाड़ क्षेत्र था, जनरली उदयपुर था। उदयपुर जो था पहले, ये जब 16 आपके जनपद थे, जो भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं तो उसमें 16 जनपद थे। तो 16 जनपदों में सिवी जनपद नाम का एक जनपद था, सिवी नाम का। तो सिवी जनपद जो था वो उदयपुर में आता था, मतलब उदयपुर जो था सिवी जनपद में था हमारा। तो इसलिए जो मेवाड़ क्षेत्र है ये महाभारत काल में सिवी जनपद में आता था, और इस सिवी जनपद की राजधानी जो कहलाती थी वो थी उस टाइम मध्यमिका, और इस मध्यमिका का जो वर्तमान नाम है वो है नगरी। वर्तमान में ये नगरी नाम से है, जो पहले मध्यमिका थी सिवी जनपद की राजधानी। और मेवाड़ क्षेत्र सिवी जनपद में ही पहले आता था जब 16 महाजनपद थे। इसके बाद जो पहले की बात करें तो पहले जो मेवाड़ जो अपना क्षेत्र था उसमें एक जाति रहती थी, मेव जाति, या इसी का नाम था मेड़ जाति। मेव या मेड़ जाति इसमें रहती थी, और इस मेव जाति के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा था मेवाड़। मेवों द्वारा ये संरक्षित था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ राज्य का जो पहले झंडा चलता था, ये आप गौर से ध्यान रखिए, मेवाड़ राज्य का ये झंडा था पहले, जो गोयल वंश थे उस टाइम। तो इस झंडे में क्या था कि सबसे ऊपर थी सूर्य की आकृति। तो सूर्य की आकृति, हमारा प्रश्न आता है कि जो गोहिल वंश था वो सूर्यवंशी था, इसके क्या क्या सबूत थे? तो पहला सबूत तो यही था कि सूर्य की आकृति इनके झंडा में थी, तो ये इसलिए सूर्यवंशी माने जाते हैं। इसके एक साइड क्षत्रिय योद्धा था, जबकि दूसरी साइड भील योद्धा था। जो नक्शा, जो इसका मेवाड़ झंडा था, उसमें एक तरफ क्षत्रिय योद्धा तलवार लेके खड़ा था, दूसरी तरफ भील योद्धा भाला लेके खड़ा था। और इसमें नीचे एक पंक्ति लिखी हुई थी इनके झंडे में, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार। ये मेवाड़ वंश का जो झंडा था उसमें नीचे पंक्ति लिखी हुई थी। इस पर भी प्रश्न राजस्थान के एग्जामों में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें गोहिल जो वंश था मेवाड़ का, मेवाड़ का वंश था गोहिल। तो इसकी उत्पत्ति 2 हमारे इतिहासकार अबुल फजल और कर्नल जेम्स टोड। तो अबुल फजल के अनुसार बोला जाता है कि ईरान का एक नौसेका आदिल था, ईरान का आदिल नाम का नौसेका था, उसकी संतान मानी जाती है गोहिल वंश। जबकि हमारा जो कर्नल जेम्स टोड था, जो राजपूताना जो एजेंसी है उसके एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड, 5 साल रहे थे। वो भी राजस्थान का इतिहास लिख करके गए, उसमें उन्होंने ये जो गोहिल वंश है इसको गुजरात का राजा शिलादित्य जो राजा है, ये राम की जो कुश है, राम के 2 पुत्र थे लव और कुश, उनका वंशज माना जाता है शिलादित्य। उस शिलादित्य के वंशज ये माने जाते हैं गोहिल वंश, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। अब मैंने अभी बताया था कि सूर्यवंशी होने के क्या प्रमाण है कि गोहिल वंश सूर्यवंशी था। तो इसका पहला प्रमाण था कि जो मेवाड़ के महाराणा जो थे वो स्वयं को हिंदुआ सूरज के नाम से हिंदुआ सूरज कहलाते थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आते हैं कि
मेवाड़ के महाराणा क्या कहलाते थे, तो ये था हिंदुआ सूरज। नेक्स्ट, इनके झंडे पर अभी सूर्य की आकृति मैंने बताई थी, इनके झंडे पर सूर्य की आकृति थी, ये भी इनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण बताती है। दूसरा, एक कालभोज इनका राजा हुआ था, कालभोज बप्पा रावल जिसका नाम था। ये एक ही है, जबकि कई जो शिलालेख थे उन पर कालभोज और बप्पा रावल को, दो शिलालेख थे ऐसे, दोनों पर कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया था, लेकिन वो बाद में प्रमाणित हुआ कि गलत है। सही बात ये थी कि कालभोज बप्पा रावल एक ही शासक था, एक के ही दो नाम थे, कालभोज और बप्पा रावल। तो इसके साथ में सोने के सिक्के जो थे, इसने जो इसके समय में सोने के सिक्के इसने चलाए थे, उन पर सूर्य की आकृति थी, तो ये भी एक प्रमाण है कि ये सूर्यवंशी थे। दूसरा, महाराणा रायमल हुए थे, तो महाराणा रायमल के लेख में सूर्यवंशी क्षत्रिय, महाराणा रायमल जो थे महाराणा सांगा के पिताजी थे, तो सूर्यवंशीय जो है क्षत्रिय, ये इनके लेख में लिखा हुआ था, तो ये भी सूर्यवंशी होने का प्रमाण बताता है। जो कालभोज है और महाराणा रायमल है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे, कौन थे, कब हुए थे, कौन सा इनका शासन काल रहा। तो नेक्स्ट इसकी हम जानकारी, सामान्य जानकारी आज ले रहे हैं। सामान्य जानकारी की इसकी बात करते हैं हम कि गुहिल वंश के, ये आपको एकदम याद, अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, कि गुहिल वंश जो है उनके कुल देवता का नाम क्या था। तो गुहिल वंश का जो कुल देवता था उनका नाम था एकलिंग नाथ जी। एक होता है कुल देवता और एक होता है आराध्य देवता, ये दो होते हैं। तो कुल देवता क्या होता है, कुल देवता तो होता है जो आपके वंश में, जो आपके ही वंश में जन्मा हुआ है, जिसको आपने देवता माना है, जो देवताओं के समान है, आपके ही वंश में जन्मा है, वो होता है कुल देवता, आपके कुल का। लेकिन यदि आपके कुल का नहीं है, वो किसी और कुल का है और उसके बाद में आप उसको पूजते हो, तो वो आपका आराध्य देवता माना जाता है, वो कुल देवता नहीं होता। कुल देवता तब होता है जब वो आपके ही कुल का हो। तो हम बात कर रहे हैं कि कुल देवता जो था गुहिल वंश का, वो थे एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी जिनका मंदिर ये बप्पा रावल था, इन्होंने बनवाया था एकलिंग नाथ जी का मंदिर उदयपुर में, उदयपुर के कैलाशपुरी में। तो ये प्रश्न आता है किसने मंदिर बनवाया था और इनके कुल देवता कौन थे। दूसरा था इनके जो गुहिल वंश के आराध्य देव हैं इनके चार भुजनाथ जी जो है, इनके राजसमंद में इनका मंदिर है चार भुजनाथ जी का, है ना, और ये आराध्य देव इनके कहलाते थे। फिर इनकी कुल देवी की बात करें तो बान माता, जो कि चित्तौड़गढ़ में इनका, केलवाड़ा में इनका मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, बान माता का, ये इनकी कुल देवी थी। और चार भुजा माता जो थी, चार भुजा नाथ तो इनके आराध्य देव थे गोइल वंश के, और चार भुजा माता जो थी ये इनकी आराध्य देवी थी, जिनका मंदिर है हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी कहाँ है, हल्दी घाटी है अपना गंगानगर हनुमानगढ़, वहाँ पर हल्दी घाटी का मैदान है, तो उसमें थे चार भुजा माता का मंदिर है वहाँ पे हल्दी घाटी में, ये इनकी गोइल वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। नेक्स्ट, जो अपना मेवाड़ क्षेत्र था उसकी राजधानियाँ कौन कौन सी रही। तो मेवाड़ क्षेत्र में क्या है कि अलग अलग रियासतें थी उस टाइम, तो बीच बीच में कभी कोई राजा अधिकार कर लेता था, कभी कोई राजा, काफ़ी राजाओं का उस टाइम इनका अधिकार रहा बीच बीच में, तो उन्होंने अपनी अपनी राजधानियाँ बदली थी। तो राजधानियाँ बदलते हुए जो इनकी राजधानी बनी थी, 9 राजधानियाँ टोटल बनी थी मेवाड़ राज्य की। मेवाड़ जो अपना क्षेत्र था उसकी 9 राजधानियाँ थी। पहली जो राजधानी थी नागदा की थी, जो यहाँ का एक शासक, फेमस शासक है गोइल वंश का, कालभोज, जिसका नाम था बप्पा रावल, इसने बनाई थी नागदा में। दूसरी थी आहड़, दूसरी जो आहड़ जो है, आहड़ सभ्यता भी यहाँ खोजी गई है। तो ये अल्लट जो था, इसका नाम था आलू रावल, ये बप्पा रावल का ही बेटा था आलू रावल अल्लट, इसने इसको राजधानी बनाया था आहड़ को। इसके बाद है चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी, तीसरी राजधानी, जो किसके शासनकाल में बनी चित्तौड़गढ़, ये थी रावल जयत्र सिंह के काल में चित्तौड़गढ़ की राजधानी बनाया गया था। और दूसरी बात, खास बात यह है कि राजस्थान में ये सिर्फ एक मात्र रियासत थी मेवाड़, जिसकी सबसे ज़्यादा राजधानियाँ थी। और ये कौन कौन सी थी, ये 9 राजधानियाँ थी, 9 बार मतलब राजधानियाँ बदली थी इसमें मेवाड़ में। इसके बाद रियासत थी अपनी उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को बनाया था, और उदयपुर को इन्होंने राजधानी भी इसके बाद में बनाया था। इसके बाद क्या महाराणा उदय सिंह को भागना पड़ा था, तो भागने की वजह से फिर गोगुंदा में क्या है, इन्होंने दोबारा, इसके बाद दोबारा महाराणा उदय सिंह ने अधिकार किया, तो उस टाइम जो राजधानी बनाई थी वो थी गोगुंदा में इनकी दूसरी राजधानी थी। इसके बाद जो महाराणा प्रताप हुए, महाराणा प्रताप ने एक राजधानी बनाई थी कुंभलगढ़ और एक थी
चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और यहीं पर इनकी छतरी है और इनके 5 महल भी है जो कि एकदम एक जैसे 5 महल है चावंड में। इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ फिर से राजधानी बनाई गई थी महाराणा अमर सिंह के काल में। महाराणा जो अमर सिंह हुए थे उनके काल में, महाराणा प्रताप के ही थे अमर सिंह, इन्होंने चित्तौड़गढ़ को फिर से राजधानी बनाया और फिर इसके बाद दोबारा से एक बार उदयपुर राजधानी बनी। तो 2 ऐसी राजधानी थी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, जो मेवाड़ की 2 बार बनी थी। एक बार तो पहले बन गई थी, उसके बाद बदल गई, फिर से चित्तौड़गढ़ और उदयपुर राजधानी मेवाड़ की बनी थी। तो ये 2 ऐसी राजधानी थी जो 2 बार बनी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है और आगे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में गोहिल वंश कैसे स्टार्ट हुआ और किस राजा से इसकी मतलब शाखा प्रारंभ हुई, गोहिल वंश की शाखा किस राजा से स्टार्ट हुई। तो इसके बाद हम गोहिल वंश को एक एक राजा के शासनकाल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। और जनरली हम क्या है कि जो इतिहास जो होता है, इतिहास को हम पढ़ते हैं कहानी की तरह। यदि हम इतिहास को कहानी की तरह से पढ़ें तो ही हमें ये याद रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, वरना हम इसको भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इतिहास का पूरा जो लेक्चर्स हैं उनको मैं एक कहानी की तरह ही आपको बताऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको जो भी उचित लगे इस वीडियो में कुछ कमी या अच्छाई तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।